प्यारे बच्चों, खुश रहो। सभी को गुड मॉर्निंग। टैगोर चिन्ह अकेडमी स्टूडेंट में एक बार फिर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हो, बिजनेस मैनेजमेंट में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है प्रबंध की तकनीक या प्रबंध की आधुनिक प्रवृत्तियां। इसके अंदर मैंने प्रबंध की 3 जो महत्वपूर्ण तकनीक है उनके बारे में अपन जिक्र कर रहे थे। जैसे उद्देश्य द्वारा प्रबंध, अपवाद द्वारा प्रबंध और तीसरा आता है व्यू रचनात्मक प्रबंध। उद्देश्य द्वारा जो प्रबंध है वो अपना लगभग कंप्लीट हो चुका था। उद्देश्य द्वारा प्रबंध यानी पहले उद्देश्य का निर्धारण करना, उसके बाद में उसका प्रबंध करना। कुछ अधिकारी होते हैं या अधीनस्थ प्रबंधक होते हैं, उनके द्वारा अनेक प्रकार के विभागीय या व्यक्तिगत या संगठन के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, तत्पश्चात उनको पूरा किया जाता है। ये मैंने आपको बताया था। उद्देश्य द्वारा जो प्रबंध होता है उसके महत्व को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा था। जैसे संगठन को होने वाले लाभ हैं, मैंने आपको बताया था कि संगठन को होने वाले लाभ है। उद्देश्य द्वारा प्रबंध के द्वारा शेष नियोजन होता है, अच्छा प्रबंध होता है, संगठन की स्पष्टता होती है, कर्मचारी अपने कार्य के प्रति वचनबद्ध होते हैं और प्रभावशाली नियंत्रण किया जा सकता है। इसके अलावा भी कुछ अधिकारी होते हैं, उनको भी कई लाभ होते हैं। जैसे अधीनस्थों को निर्देशित किया जा सकता है, कार्यों का मूल्यांकन करने में आसानी होती है, मोटिवेट किया जा सकता है, नेतृत्व प्रदान किया जा सकता है और पहलकन क्षमता में वृद्धि होती है। ये चीजें मैंने आपको बताई थी। आज हम पढ़ेंगे दूसरी जो इसकी तकनीक है वो है अपवाद द्वारा प्रबंध। अपवाद द्वारा प्रबंध हो रहे हैं, तो इसके लिए एक व्यवस्थित या संगठन प्रणाली अपनानी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अभाव में प्रबंधक के पास उच्च अधिकारी होते हैं, उनके पास सूचनाओं का बहुत ज्यादा ढेर लग जाता है। ये कहीं सूचनाओं के ढेर के नीचे दबते चले जा रहे हैं। इस प्रकार से एक संस्था में चाहे कितने ही संसाधन उपलब्ध क्यों न कर लो, जब तक सही प्रकार से संगठन की प्रबंध व्यवस्था नहीं होती है तब तक सफलता नहीं मिलती। या यूं कहें, एक व्यवस्थित प्रणाली के संगठन प्रणाली के अभाव में कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो पाता। इस प्रकार से इस प्रकार की व्यवसाय की जटिल समस्याओं को दूर करने के लिए वर्तमान समय के अंदर अपवाद द्वारा प्रबंध प्रणाली जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपवाद द्वारा प्रबंध प्रणाली जो है यह उच्च अधिकारियों का ध्यान केवल उन्हीं सूचनाओं की ओर ध्यान आकर्षित करती है जिसकी उनको आवश्यकता होती है। इस प्रकार से यह प्रणाली प्रबंधकों या उच्च अधिकारियों के गौण एवं कम महत्वपूर्ण जो क्रियाएं होती हैं उनकी तरफ ध्यान आकर्षित न करवा करके केवल सृजनात्मक कार्य की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करवाती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अपवाद द्वारा प्रबंध प्रणाली वह तकनीक है, वह प्रणाली है जो यह बताती है कि ऐसे कार्य या जो मामले जो होते हैं जो संस्था में सही परिणाम दे रहे हैं, सही प्रकार से चल रहे हैं, उनके उच्च अधिकारियों को सूचित करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि जो कार्य अच्छे परिणाम दे रहे हैं उनके तो अधीनस्थ जो प्रबंधक होते हैं उनके द्वारा ही पूरा कर लिया जाना चाहिए। अधीनस्थों के द्वारा ही पूरा किया जाता है। उच्च अधिकारी जो होते हैं उनका ध्यान तो उन मामलों की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए जो अपवाद स्वरूप उत्पन्न होते हैं, जो अनेक प्रकार के जो विवाद होते हैं, समस्याएं होती हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, उनकी ओर उनका ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिए। जैसे किसी विद्वान ने भी कहा है कि एक प्रबंधक के पास बहुत सारे उत्तरदायित्व होते हैं जिनका वह सही प्रकार से पालन नहीं कर पाता, सही प्रकार से उनको किरत नहीं कर पाता। इस प्रकार से
उनका ध्यान है केवल बहुत ज्यादा अच्छा निष्पादन होता है या बहुत ज्यादा जो कम होता है उसकी ओर ही ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अपवाद द्वारा जो प्रणाली वह होती है कि संस्था के अंदर जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए जटिल बिंदु नियंत्रण या संकट बिंदु नियंत्रण होते हैं। एक व्यवसाय के अंदर ऐसी महत्वपूर्ण क्रियाएं जो संपन्न नहीं होने से व्यवसाय में हानि हो सकती है, तो उस प्रबंधक जो होते हैं इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उन्हीं की तरफ उनका ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि अपवाद द्वारा प्रबंध वह प्रणाली होती है जिसके अंतर्गत समस्या के जो महत्वपूर्ण मामले होते हैं उन्हीं मामलों की तरफ ही उच्च अधिकारी जो होते हैं उनका ध्यान आकर्षित करवाती है तथा संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसमें नियोजन, निर्णय प्रक्रिया आदि जो होते हैं उनको सफल बनाती है। तो यह अपवाद द्वारा प्रबंध। अब आता है अपवाद द्वारा प्रबंध का महत्व है। अपवाद द्वारा प्रबंध का महत्व है। अपवाद द्वारा प्रबंध का महत्व है। वर्तमान समय के अंदर व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा या अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को देखते हुए अपवाद द्वारा प्रबंध का बहुत ज्यादा महत्व देखा जा सकता है। अपवाद द्वारा प्रबंध की ये जो तकनीक है इसका प्रादुर्भाव जो है 19वीं सदी में माना जाता है। इतिहासकार बताते हैं कि 19वीं सदी जो है वहां इसका महत्व ज्यादा बढ़ा और इसका जो श्रेय जाता है अपवाद द्वारा प्रबंध प्रक्रिया जो है, तकनीक जो है, इसका श्रेय जाता है वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता या जिसे वैज्ञानिक प्रबंध का पिता भी कहा जाता है F.W. टेलर, फ्रेडरिक विल्सन टेलर को दिया जाता है। अपवाद द्वारा तकनीक जो होती है प्रबंध के अंदर महत्वपूर्ण जो क्रियात्मक क्षेत्र होता है उसके ऊपर ही उस प्रबंध को ध्यान केंद्रित करवाती है जिससे संस्था को बहुत से लाभ होते हैं। तो अपवाद द्वारा प्रबंध से होने वाले जो प्रमुख जो लाभ हैं वो निम्नलिखित है। कहलाता है समय एवं प्रयासों की बचत। अपवाद द्वारा प्रबंध से उच्च अधिकारी जो होते हैं उनके समय और प्रयासों की बचत होती है, क्योंकि सभी प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो उनके पास नहीं जाती। अगर पूरे संगठन की जो सूचनाएं उनके पास जाती है तो ढेर लग जाता है, लेकिन छोटी मोटी जो सूचनाएं होती हैं वो तो अधीनस्थ अधिकारी होते हैं उनके द्वारा निपटा ली जाती हैं। बाकी महत्वपूर्ण जो सूचनाएं होती हैं, अनेक प्रकार की समस्या, विवाद वगैरह संगठन संबंधी जो होते हैं, सृजनात्मक गतिविधियां, उनसे संबंधित जो क्रियाएं होती हैं वो ही उनके पास भेज जाती हैं। इसलिए महत्वपूर्ण जो क्रियाएं होती हैं वो ही उनके पास पहुंचती है, इससे समय एवं प्रयासों में बचत होती है। दूसरा आता है अधिशासी अधिकारी को समय एवं स्थान पर केंद्रित करना। अपवाद द्वारा प्रबंध का एक और लाभ ये होता है कि अधिशासी जो अधिकारी होते हैं, महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं, उनको सही समय के ऊपर, समय के अनुसार महत्वपूर्ण जो स्थान होते हैं संस्था के अंदर उनके ऊपर उनको केंद्रित कर दिया जाता है। तीसरा जो इसके अंदर आता है होते हैं महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर
ध्यान आकृष्ट करना, अपवाद द्वारा प्रणाली का एक और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फायदा ये होता है कि उच्च अधिकारी जो होते हैं उनके सामने सभी प्रकार की सूचनाएं नहीं आती हैं, वे सूचनाएं आती हैं जो अपवाद स्वरूप होते हैं। इस प्रकार से संस्था की जो जटिल समस्याएं होती हैं, महत्वपूर्ण समस्याएं होती हैं, उन सभी के ऊपर उच्च अधिकारी जो होते हैं उनका ध्यान केंद्रित होता है, उनके पास पर्याप्त समय होता है और समय रहते उनके ऊपर अच्छी प्रकार से विचार कर सकते हैं, जिसके कारण महत्वपूर्ण समस्याएं मेरे जो होते हैं वो छूट नहीं पाती, बच नहीं पाती हैं, सभी प्रकार से जो होते हैं उनकी ओर ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। चौथा प्रकार का होता है व्यवसाय का विकास एवं विस्तार। व्यवसाय का विकास है विस्तार। एक और जो महत्वपूर्ण फायदा ये होता है कि इनके पास केवल महत्वपूर्ण सूचनाएं आने के बाद में और इनके पास समय बच जाता है। इस प्रकार जो अनावश्यक जो समय होता है वो व्यवसाय का विकास और विस्तार करने के लिए उनकी ओर ध्यान देते हैं। इस कारण से व्यवसाय के विकास के लिए नई नई प्रकार की जो योजनाएं होती है, अपने प्रतिस्पर्धी होते हैं उनके बारे में सोचते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में, निर्यात के बारे में आदि इनको सोचने के लिए समय मिल जाता है, इसलिए व्यवसाय कर सकते हैं। एक और जो आता है वो है परिस्थितियों एवं मूल्यांकन के लिए परिमाणात्मक गुणात्मक परिमाप तय करना, एक और महत्वपूर्ण फायदा ये होता है किसी भी संस्था के कर्मचारियों कार्यों का आकलन करने के लिए परिमाणात्मक, जिनको संख्यात्मक बोलते हैं, जिनको संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, वो होते हैं परिमाणात्मक या संख्यात्मक। जैसे पूछ सकते हैं कि क्लास में कितने बच्चे हैं, तो बता सकते हैं कि साहब इसमें 40 बच्चे 40 बच्चे हैं, तो ये संख्यात्मक होता है। उत्पादन की जो इकाइयों को गिनकर उनको संख्या ज्ञात की जा सकती है, वो परिमाणात्मक होता है। गुणात्मक जो होता है, जैसे व्यक्ति कितने ईमानदार हैं, कर्मचारियों का मनोबल कैसे है, संस्था की स्थिति कैसी है, ठीक ठाक है, अच्छी चल रही है, इस प्रकार की स्थिति जानने के लिए क्या जाता है वो गुणात्मक होता है। तो ये अपवाद द्वारा प्रबंध के कई जो महत्व है उनके बारे में हम लोगों ने चर्चाएं की। उसके बाद में आते हैं अपवाद द्वारा प्रबंध के दोष। अपवाद द्वारा प्रबंध के दोष कौन कौन से हैं? अपवाद द्वारा प्रबंध के दोष। इस प्रकार से अपवाद द्वारा प्रबंध के कई प्रकार के लाभ होते हैं, उसी प्रकार से अपवाद द्वारा प्रबंध जो होता है इसमें दोष भी देखने को मिलते हैं। एक नंबर पे आता है यह है अधिकारियों के व्यक्तिगत विचार को बढ़ाती है। यह अविश्वसनीय
शंकु पर आधारित होती है। तीसरा है यह सूचनाओं के अवलोकन व मूल्यांकन पर आधारित। एक साथ इसमें समय भी अधिक लगता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अपवाद द्वारा प्रबंध जो है उसके कई प्रकार के दोष मिलते हैं। ये अधिकारियों के व्यक्तिगत विचार को बढ़ाती है, उसके सामने कई प्रकार के रिपोर्ट वगैरह जाते हैं तो अधिकारी जो होते हैं उनका खुद का जो व्यक्तिगत विचार है, यानी उनके बारे में जैसे कौन से उद्देश्य होने चाहिए, कौन सी प्रक्रिया होनी चाहिए, कौन सी योजनाएं बनाई जानी चाहिए, इस प्रकार से बजट हो, इस प्रकार का जो उनका व्यक्तिगत विचार है उनमें बढ़ोतरी होती है। अविश्वसनीय संकों पर आधारित उच्च अधिकारियों के पास अनेक प्रकार जो समय और तथ्य वगैरह आदि जो दिए जाते हैं वो अविश्वसनीय होते हैं, क्योंकि अधीनस्थ जो होते हैं सही प्रकार की जानकारी उनको नहीं दे पाते हैं। तीसरा आता है ये सूचना व अवलोकन मूल्यांकन के ऊपर आधारित होती है। उच्च स्तरीय अधिकारी जो होते हैं उनके पास कई प्रकार की जो सूचनाएं जाती हैं वो कई प्रकार का जो अवलोकन या मूल्यांकन किया जाता है जो संभव नहीं होता। दूसरा है कई प्रकार की सूचनाएं जो पहुंचने में साथ समय अधिक लग जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अपवाद द्वारा प्रबंध जो होता है ये एक महत्वपूर्ण तकनीक है। इसके द्वारा संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इस प्रकार की तकनीक को अपनाया जा सकता है, क्योंकि यह जो तकनीक होती है इसके अंदर जो अधीनस्थ होते हैं उनमें जो सही प्रकार के परिणाम आते हैं उस समय उच्च अधिकारियों की आवश्यकता नहीं होती। जब तक परिणाम शांतिपूर्वक संस्था में चल रहे होते हैं उस समय हमें उच्च अधिकारियों की आवश्यकता नहीं होती। उच्च अधिकारियों की आवश्यकता तो उस समय होती है जो समस्याएं अपवाद स्वरूप उत्पन्न होती है। जटिल और महत्वपूर्ण जो बिंदु होते हैं उनके लिए उच्च अधिकारियों की आवश्यकता होती है। तो इसलिए मेन फायदा मिलता है कि अपवाद द्वारा प्रणाली अपनाने से के कारण उच्च अधिकारी जो होते हैं उनके पास सभी प्रकार की जो सूचनाएं हैं, सूचनाओं का जो ढेर होता है वो उनके ऊपर नहीं जाता, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होता, उनके अतिरिक्त समय उनके पास बच जाता है। उसका उपयोग जो होता है वो संस्था के लिए महत्वपूर्ण कार्यों के लिए लगा सकते हैं, संस्था का विकास और विस्तार करने के लिए लगा सकते हैं। इसके पश्चात प्रबंध की तीसरी जो तकनीक आती है वो है व्यूह रचनात्मक प्रबंध, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। व्यूह रचनात्मक प्रबंध, व्यूह रचनात्मक प्रबंध होता है संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उद्देश्यों का निर्धारण करना। संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठन के जो उद्देश्य होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करना, एक आधार तैयार करना। संगठनात्मक उद्देश्य जो होते हैं उनके लिए संस्था में उपलब्ध संसाधन जो होते हैं उनको व्यवस्थित तरीके से सुव्यवस्थित करना, ये व्यूह रचनात्मक प्रबंध के अंतर्गत आता है। यानी संस्था के अंतर्गत संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जैसे बाजार जो होता है उसका शोध करना है, व्यवसायिक वातावरण का निर्धारण करना है, संगठनात्मक उद्देश्य जो होते हैं उनका निर्धारण करना है या उसके अनुसार उसकी रूपरेखा तैयार करनी है, या क्रियाओं का निर्धारण करना है, अधिकारों को निश्चित करना है, कार्यभार सौंपना है। इस प्रकार से सभी प्रकार के संसाधन होते हैं उनका क्रियान्वयन इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि अल्पकाल और दीर्घकाल में संगठनात्मक जो उद्देश्य होते हैं उनको सही प्रकार से प्राप्त किया जा सके, इस प्रकार से होना चाहिए। व्यूह रचनात्मक, व्यूह रचना का होता है कि योजना बनाना, एक रूपरेखा तैयार करना। जिस प्रकार से
क्रिकेट के मैच के अंदर जानते हैं कि एक कप्तान जो होता है दूसरी टीम के जो खिलाड़ी होते हैं उनके अनुसार वह टीम की व्यू रचना अर्थात फील्डिंग सेट करता है। महाभारत में आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से पांडवों को बंदी बनाने के लिए और एक व्यू रचना चक्रव्यूह की रचना की गई थी, वो भी इससे सम्मिलित होता है। इस प्रकार जब हमारे दूसरे देशों के साथ कोई लड़ाई वगैरह होती है तो हमारे देश की जो सेनाएं होती हैं उनकी भी हम लोग व्यू रचना तैयार करते हैं, कौन से स्थान पे कौन सी सेना लगाई जाएगी। इसी प्रकार से एक व्यवसाय के अंतर्गत अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें भी व्यू रचना तैयार की जाती है। अपने जो प्रतिद्वंदी होते हैं, प्रतिस्पर्धी होते हैं, वर्तमान अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के जमाने में अपने प्रतियोगिता से आगे निकलने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं तैयार की जाती हैं। जिस प्रकार से एक कंपनी के द्वारा योजना बनाई जाए, हिसाबों ने बाजार की स्थिति क्या होगी, क्रेता कौन कौन से होंगे, वितरण प्रणाली कौन सी अपनाई जाए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, विज्ञापन का कौन सा तरीका अपनाया जाए, सभी कार्य जो हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा व्यवसाय में अनेक प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं, सामाजिक परिवर्तन है, राजनीतिक परिवर्तन है या औद्योगिक परिवर्तन है, सरकारी नीति में परिवर्तन है, मूल्यों में परिवर्तन है, इसके अनुसार भी कई प्रकार की जो योजनाएं होती हैं वो बनाई जाती हैं। इस प्रकार से हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि व्यू रचनात्मक प्रबंध वह होता है जिसके अंतर्गत संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उच्च अधिकारियों के द्वारा एक रूपरेखा तैयार की जाती है, एक योजनाएं तैयार की जाती हैं, वो व्यू रचनात्मक प्रबंध के अंतर्गत आता है। के बाद में है व्यू रचनात्मक प्रबंध की विशेषताएं। व्यू रचनात्मक प्रबंध की विशेषताएं, व्यू रचनात्मक प्रबंध की जो विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित है। पहली है औपचारिक प्रबंधकीय व्यवस्था। प्रबंधकों की प्रतिबद्धता, व्यवस्थित प्रबंधकीय प्रणाली, उच्च स्तरीय प्रबंध, उच्च स्तरीय प्रबंध। इस प्रकार से व्यू रचनात्मक प्रबंध की पहली जो विशेषता वो है औपचारिक प्रबंध व्यवस्था, प्रबंधकों की प्रतिबद्धता होती है, इसमें व्यवस्थित प्रबंध की प्रणाली अपनाई जाती है, उच्च स्तरीय प्रबंध व्यवस्थाएं होती हैं, व्यू रचना का जो निर्माण किया जाता है वो उच्च स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा ही किया जाता है। इसी प्रकार इसमें पांचवा जो आता है वो है साध्य एवं साधन। छठा जो है वो है निर्देशित नियोजन। सातवां है गतिशील प्रक्रिया।
और 8वां आता है भविष्योन्मुखी प्रक्रिया। भविष्योन्मुखी प्रक्रिया, इस प्रकार से व्यूहरचनात्मक जो प्रबंध है इसकी विशेषताएं मैंने आपको बताई। सबसे पहले है औपचारिक प्रक्रिया होती है, उसके बाद में प्रबंध की प्रतिबद्धता होती है, व्यवस्थित कार्य प्रणाली होती है, उच्च स्तरीय प्रबंध होता है, साधन संगठनात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, अनेक प्रकार के जो संगठन उद्देश्य होते हैं उनके अंदर जो नियोजित होते हैं उसको निर्देशित किया जाता है, गतिशील प्रक्रिया होती है, बदलते वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। भविष्योन्मुखी प्रक्रिया होती है, यानी भविष्य के लिए अवसरों की तलाश करना, योजनाएं बनाना, भविष्य में समस्याओं को दूर करना। ये सभी प्रकार की जो विशेषताएं हैं इनको विस्तार से लोग कल देखेंगे। ठीक है, तो आज हमने अपवाद द्वारा प्रबंध और व्यूहरचनात्मक जो प्रबंध है इसके बारे में अध्ययन किया है। अपवाद द्वारा प्रबंध का मैंने आपको अर्थ बताया, उसके महत्व और दोष मैंने आपको बताए। उसके बाद जो व्यूहरचनात्मक प्रबंध की विशेषताएं हैं इनके टॉपिक मैंने आज आपको बताए हैं, इनको विस्तार से हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।